जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, आप लोगों को पता है कि G20 समिट यहाँ पर हुआ सैटरडे और संडे को, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ यहाँ पर ओवर हुआ, राइट। G20 समिट के दौरान बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस लिए गए जिनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे इम्पैक्टफुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो देखने को मिला है हमारे भारत में। और इसी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमें हमारे शेयर मार्केट पर, कैपिटल मार्केट पर भी देखने को मिला, जहाँ पर निफ्टी ऑल टाइम हाई 20,000 पॉइंट्स को टच करा, ठीक है। और जो सेंसेक्स है वो भी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 400-500 पॉइंट ही दूर था। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है G20 समिट का, इस इफेक्ट का हमारे कैपिटल मार्केट के ऊपर, और पूरी तरीके से एक पॉजिटिव वाइब है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी देश में ऐसा कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है, जैसे कुछ भी होता है पॉजिटिव होता है जो कि हमारे फेवरेबल होता है, तो उससे सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे मार्केट्स पर पड़ता है। अगर कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसी दौरान यहाँ पर जो G20 समिट हुआ उसके खिलाफ भी, यहाँ पर जो उसके फेवर में भी हमारे जो मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव वाइब देखने को मिली। आगे बात करते हैं दोस्तों, जानते हैं कि क्या है ऐसा, कि क्यों हम इसे पॉजिटिव बोल रहे हैं और एक्चुअल में ऐसा क्या है। तो बहुत ही हिस्टोरिक डे था यहाँ पर। दलाल स्ट्रीट एट NSE Nifty 50 finally managed to cross 20,000 mark for the first time. The S&P BSE Sensex also crossed 67,000, fueled by a strong rally in heavyweight stocks, right? तो यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर हम प्रिपरेशन करवाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे WBCS हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जुड़कर अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। अपने आप को हसल फ्री आप वहाँ पर रजिस्टर भी करवा सकते हैं और वहाँ पर आप हमारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज के बारे में भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हम अपने सारे कोर्सेज को यहाँ पर लॉन्च करते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आप डायरेक्टली और डेली जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के सेशंस में, जहाँ पर हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे विद MCQs, राइट। तो यहाँ पर हर एक तरीके से आपको अपडेट किया जाएगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे भारत में रहती है डे टू डे की, उसके ऊपर आपको क्रूशियल वीडियोस और वो भी लैबोरेटिव फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई का जो मार्क है उसे क्रॉस किया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को नहीं पता है तो दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 बेसिकली आपको पता है NSE, ठीक है, NSE के जो टॉप 50 यहाँ पर कंपनीज हैं, ठीक है। NSE की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज वेटेड लेकर यहाँ पर निफ्टी 50 बनता है, और यहाँ पर उसका जो एवरेज है 20,000 पॉइंट्स को यहाँ पर टच कर चुका था। ये आपको जाना है, ऑल टाइम हाई था, इससे पहले कभी भी इतना नहीं गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ BSE की, तो BSE की टॉप 30 कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है, और सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स, राइट। तो सेंसेक्स जो है वो भी ऑल टाइम हाई से कुछ 400-500 पॉइंट ही कम था, जिसको 67,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स यहाँ पर टच किया है। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। हालांकि बंद होते होते निफ्टी 50 19,996 पॉइंट्स पर बंद हुआ, लेकिन कुछ करीबन 3:30 के करीब यहाँ पर देखने को मिला कि 20,000 का मार्क ये ऑलरेडी टच कर चुका था, ठीक है। तो 9:15 हमारा सुबह मार्केट खुलता है, 3:30 बंद हो जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दौरान बीच में 20,000 का क्रूशियल पॉइंट ये टच कर चुका था ऑलरेडी। दोस्तों जो यहाँ पर हमारे मेजर कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा उछाल में थी, और इस टाइम दोस्तों काफी अच्छा पैसा बनाते हैं लोग, और जो कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा बूम पर रहती है, ठीक है। यही कहना होता है कि जब निफ्टी 50 या सेंसेक्स क्या होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, इसे हम बुलिश पोजीशन भी कहते हैं। At 3:30, the Sensex was up to 528.17 points at 67,000 nearby, and Nifty 50 gained to 19,996 points, as I told you earlier, right? So moments before the closing, Nifty had managed to cross the crucial 20,000 mark, fueled by strong overall market momentum, sustained fund inflows, and robust macroeconomic fundamentals in the success of G20, राइट। तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती है किसकी, NSE की, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है BSE की, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ऑल्सो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ऑलरेडी इस साल जुलाई 20
कि मैं बात करूँ तो करीबन 20 जुलाई के करीब यहाँ पर जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई पे गया था और उस टाइम वो 19,991 टच किया था और आज उसने 20,000 टच कर लिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से जो बेसिकली मोमेंटम बना है, जो सेंटिमेंट्स यहाँ पर जनरेट हुई है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो एक चीज और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों कि ऐसा हुआ क्यों, बेसिकली क्या वजह थी कि इतना हाई गया मार्केट, क्या G20 समिट में ऐसे हुए थे। तो देखो बेसिकली जो गेम होता है ना वो सारा सेंटिमेंट्स का होता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सेंटिमेंट्स क्या होता है, क्या मतलब है मेरा सेंटिमेंट्स कहने का, इसकी बात भी हम करेंगे। तो पहले देखते हैं हैवीवेट सेक्टोरियल इंडिसेस such as Nifty Bank, Nifty Auto, Nifty Financial Services, Nifty IT gained strongly during the trading sessions. Also, top 5 gainers of Nifty 50 like Adani Ports, Adani Enterprises, Axis Bank, Polo Hospitals and Power Grid. On the other hand, top losers were Coal India, Bajaj Finance, ONGC and L&T. राइट, तो यहाँ पर निफ्टी 50 के टॉप 5, ठीक है, 50 कंपनी से टॉप 5 और लोवेस्ट 5 का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि दोस्तों मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं इस दौरान, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबसे पहले तो ये जो वर्ड मैंने यूज किया मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ओवरऑल कितनी वैल्यू है। जैसे सपोज करिए XYZ एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी का एक शेयर आता है मान लीजिए 100 रुपए का, ठीक है, और उसके पास टोटल कितने शेयर है, मान लीजिए 1000 शेयर है। तो यहाँ पर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी नंबर और मतलब जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है एक शेयर की इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करके, जो कि यहाँ पर आ जाता है 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या हो जाएगा, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं पूरी पूरी बीएससी की, ठीक है, जो आपका बीएससी जिसमें टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स शो करती है, अगर मैं पूरे बीएससी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो इस हाइक से पहले, G20 समिट के हाइक से पहले वो करीबन 390.9 लाख करोड़ की थी। ठीक है, ये फिगर्स हैं। और अब जब G20 समिट आया और इसका जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसके बाद इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 324.3 लाख करोड़ यहाँ पर हो गया। तो करीबन इस G20 समिट के दौरान सिंगल सेशन में 3.4 लाख करोड़ रुपीस से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाले जो स्टॉक है वो एक्सिस बैंक, HCL टेक, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, टाइटन, विप्रो ऐसे शेयर्स हैं। ठीक है, जो कि 52 वीक हाई पर अपने देखने को मिले हैं, मतलब 92 वीक से सबसे ज्यादा जो इनकी उछाल है वो इस दिन देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, और कितने लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा बनाया होगा। जिनके पास ये शेयर्स होंगे दोस्तों उनकी तो चांदी हो गई होगी, राइट। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल टाइम हाई पर था G20 समिट के दौरान, बिकॉज G20 समिट में बहुत सारे फेवरेबल डिसीजंस लिए गए। और हालांकि क्योंकि हम इस साल G20 समिट की जो होस्टिंग कंट्री थे, आपको पता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भी था हमारा G20 समिट में दोस्तों। जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इसकी बात मैंने आपको बोला था कि हम बताएंगे, आगे बात करेंगे, जो सेंटिमेंट्स है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर गया। ऑलरेडी आपको पता है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के साथ, इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है अफ्रीकन यूनियन के लिए भी, कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर G20 में शामिल किया। अब अफ्रीका देखो, अफ्रीका का G20 में आने से इंडिया का वहाँ पर रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अफ्रीका में इंडिया की बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जिसमें से एक है भारती एयरटेल। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग इंडिया में जियो, BSNL और वोडाफोन इन सब की सिम यूज करते हैं, वैसे ही अफ्रीका में एयरटेल की सिम भी चलती है। तो जब आप समझो कि जब इंडिया हेल्प करेगा अफ्रीका को G20 समिट में इंक्लूड होने के लिए, तो वहाँ के लोग इंडिया पर भरोसा करेंगे। ठीक है, इंडियंस को चांस देंगे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, और ज़्यादा इंडियंस को वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इससे जो सेंटीमेंट्स है ना वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, इसी को ही बोलता है मार्केट सेंटीमेंट्स। जब मार्केट सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे ना तो फिर क्या होंगे, जैसे अफ्रीका अब क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करेगा, और भी देशों के साथ जिनका अफ्रीका के साथ अच्छा संबंध है वो इंडिया में आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो चीजें हैं वो इनडायरेक्टली मार्केट को क्या करेगी, बूम पर लेकर जाएगी, हमारे कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को। तो इसी को बोलते हैं सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो इस टाइम जो दौर चल रहा है, ये जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें सेंटीमेंट्स जो है वो काफी पॉजिटिव हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई है कि दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, और ये G20 समिट के लिए एक डिप्लोमेटिक माइट को
यहाँ पर बेसिकली ग्रो कर रहा है इंडिया के लिए, जो कि काफी अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स जो है वो फेवरेबल हुए हैं हमारे साथ। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स बात कह रही है कि निफ्टी 50 जो है वो 20,000 का मार्क क्रॉस कर कर बुलिश यहाँ पर एक्ट करी है। एक होता है बेयरिश, एक होता है बुलिश। तो यहाँ पर बुलिश एक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे कैपिटल मार्केट में, जिस जो कि ग्रोथ यहाँ पर सिग्निफाई करता है। ऑलरेडी दोस्तों मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था कुछ टाइम पहले, जहां पर मैंने आप लोगों को Q1 की, जो की थी आपकी अप्रैल से लेकर जून तक की जीडीपी के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें जीडीपी करीबन 7.8% टच करा था, जो कि बहुत अच्छा था। इवन कोई भी ऐसा दूसरा कंट्री नहीं है जिसका Q1 में इतना अच्छा जीडीपी रेशियो है। और ये बात सब सारी कंट्रीज बोल रही है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पर बनेगा और बन रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं। खैर जो भी है, जो वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर है कि बाकी सभी देश इंडिया पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं और इंडिया मोस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बहुत सारे एफपीआईज भी यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों। एफडीआई, मैंने हमेशा आपको एफडीआई के बारे में तो पढ़ाया है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसका बेसिकली बता दूं डिफरेंस क्या है। देखो, तो बेसिकली दो चीजें होती है दोस्तों हमारे पास, एक होता है एफडीआई, ठीक है, और एक होता है एफपीआई। जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें 10% से ज्यादा क्या होता है, निवेश होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मोटिव होता है इंडिया में आकर बिजनेस करने का होता है। लेकिन एफपीआई मतलब डायरेक्टली जो बाहर की कंट्रीज है, बाहर के लोग हैं, वो हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एफपीआई यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, इवन चाइना की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहीं चाइना से कंपेयर करूँ दोस्तों, चाइना ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड है, ऐसा कहना है दूसरी कंट्रीज का। चाइना की जो लैंड्स की प्रॉपर्टीज के जो दाम है, जो रेट्स हैं, वो भी गिर चुके हैं। चाइना के सेंटीमेंट्स अभी फेवरेबल नहीं है, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो। चाइना के बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकालकर इंडिया में इन्वेस्ट डाइवर्ट करने का सोचा है, राइट, और कर भी रहे हैं लोग। तो चाइना के सेंटीमेंट्स अभी फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से चाइना ओवर इन्वेस्टेड कहला रहा है और इंडिया अंडर इन्वेस्टेड कहला रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एफपीआई करना चाहते हैं, अपना चाइना से पैसा निकालकर इंडिया में लगाना चाहते हैं, ताकि जो इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उनका पैसा भी उसी तरीके से ग्रो करे। तो एफपीआई क्या होता है, डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देना, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस कमाया जाता है, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि और क्या अदर फैक्टर्स है जो कि एफडीआई एफपीआई को इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी चीज है एनपीए। ठीक है, जो हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर है, आपको ये बात तो दोस्तों मैंने बहुत बार बताई है और वापस से सुन लीजिए आप, जो जो भी कंट्री है, कोई भी कंट्री हो, इंडिया दूसरा कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री का जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, वो उसका बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर आपके कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो कभी भी आपकी जो कंट्री है वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो हमारी कंट्री जो एनपीए है, एनपीए आपको पता है क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जो भी बैड लोन्स वगैरह होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। मान लीजिए कि आपने कोई बैंक से लोन लिया और आप लोन नहीं रीपे कर पाए टाइम से, तो आपका जो लोन है वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद में कुछ उसका प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो एनपीए कहलाता है। तो यहाँ पर अगर बैड लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर उस कंट्री का अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा एनपीए है, हमारे इंडिया का जो एनपीए वो कम हो रहा है धीरे धीरे। और एनपीए मोस्टली कैलकुलेट किया जाता है जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनका, पीएसयू बैंक्स का। तो यहाँ पर जो पीएसयू बैंक है अब उनका एनपीए कम हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है ना, वो हमारे बैंक्स में आ रहा है, एक चीज। और दूसरी बात, चाइना जो है वो डिफ्लेशन फेस कर रहा है अभी, और हमारा इंडिया जो है वो ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट से अभी क्या है, फ्यूल्ड है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव सेंटिमेंट से, जो कि इन्फ्लेशन को बराबर रखने के लिए काम आता है। जैसे आपको पता है टमाटर की प्राइसेस इतने बढ़ गए थे बीच में, जो रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह था इतना बढ़ गया था बीच में, अब नॉर्मल है, अब आपको नॉर्मल प्राइस पे टमाटर वापस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ खेल जो होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है, खैर इन्फ्लेशन का तो। लेकिन जो कैपिटल मार्केट के सेंटिमेंट्स है दोस्तों, वो इस तरीके से काम आते हैं। आपको लगता है कि हमारा इंडिया क्या करेगा, बूम ही बूम करेगा, तो ये आपका सेंटीमेंट है, और आप उसी तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे कैपिटल मार्केट में, सेम सामने वाला भी वैसे ही करता है। ठीक है, अगर आपके सेंटीमेंट्स किसी चीज को लेकर गलत है, मान लीजिए ये फोन, मान लीजिए एक एक एग्जांपल मैं अगर आपको नॉर्मल सा दूं, मान लीजिए दो फोन है, एक आता है वन प्लस, एक आता है सैमसंग। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। मान लीजिए मेरे लिए जो सेंटीमेंट्स है वन प्लस का, वो बहुत पॉजिटिव रहता है हमेशा, अच्छा चार्जिंग देता है, अच्छा डिस्प्ले है, अच्छा साउंड है, और बहुत ज़्यादा इसका सस्टेनिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो सैमसंग के साथ एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो अच्छा नहीं है।
मेरे पास 3 फ़ोन थे सैमसंग के और तीनों फ़ोन विद इन 1 ईयर ही खराब हो गए। कभी किसी की स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लर कर देती थी या स्क्रीन्स में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम आई, बैटरी हीट अप हो जाती थी। तो मेरा जो सेंटिमेंट्स है सैमसंग को लेकर वो नेगेटिव रहा है। तो हो सकता है ये डिफ़र करता है, सामने वाले को सैमसंग ज़्यादा पसंद होगा, सामने वाले को वनप्लस कम पसंद होगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। सेंटिमेंट्स डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आपकी चल रही है लाइफ की या फिर आपकी कंट्री की। तो अभी जो सेंटिमेंट्स है हमारी कैपिटल मार्केट को लेकर वो फेवरेबल है बिकॉज ऑफ द G20 समिट। इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर इंडिया जो ग्रो कर रहा है आने वाले टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही और साथ में मोस्ट जीडीपी कैलकुलेटेड इकोनॉमी भी बनेगा। क्योंकि अभी ये रिपोर्ट भी सामने निकल कर आई है आरबीआई द्वारा कि बहुत सारे लोग अब लोन ले रहे हैं, ठीक है? तो लोन यहाँ पर बहुत सारे डिस्बर्स्ड हो रहे हैं। और जब दोस्तों लोन डिस्बर्स्ड होता है ना, एक बात समझना कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान लोन ले रहा है तो वो अपना पैसा क्या करेगा, बिजनेस में लगाएगा। अब बिजनेस में लगाएगा मतलब प्रोडक्शन होगा, ठीक है? और प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बढ़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, राइट? क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन इन द कंट्री। जो आपके कंट्री की जो पूरी बाउंड्रीज है उसके अंदर जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? वो आपका डायरेक्टली कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहता है, जीडीपी से रिलेटेड रहता है। तो अगर लोन ज़्यादा मिलेंगे लोगों को तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली हायर साइड पर चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर इस वजह से भी इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था कि किस तरीके से G20 समिट का जो हमारे शेयर मार्केट पर या कैपिटल मार्केट या हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स पर एक फेवरेबल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और बहुत सारे फेवरेबल डिसीजंस यहाँ पर इंडिया ने G20 समिट के दौरान लिए हैं, जिसके ऊपर और क्रूशियल वीडियोस हम आपके लिए डेली फॉर्म में लाते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको इससे नॉलेज गेन हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कंटेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करें। शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे और साथ ही साथ आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले दे देगा। साथ ही बहुत सारे एमसीक्यूज मेरे द्वारा वहां पर अपलोड किए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी नॉलेज को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।